Good afternoon, students. Good evening, students. Hello. Am I Hello. Hi, sir. audible? Yes, sir. Okay. So, is there any timetable routine in your screen? आप लोगों को टाइम टेबल दिख रहा है स्क्रीन पे? आप लोगों को कोई टाइम टेबल दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. तो आप इसमें नोट कर लीजिए। अब से जो क्लास चलेगी वो इसी शेड्यूल से चलेगी। मुझे इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी कि आपकी रूटीन बन चुका है, तो आपका रूटीन आज मुझे मिला है, तो मैं उसी हिसाब से क्लास लूंगा। ठीक है, आप कुछ बोल रहे थे क्या? कोई कुछ बोल रहे थे क्या? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, थोड़ा इसलिए बोल। आवाज आ रही है साहब? यस सर, अब सही है, सही। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको जो टाइम टेबल दिख रहा है, तो मेरी क्लासेस वही होंगी जो आपको यहाँ पे येलो से मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो आपका मेरा क्लास 2 होगा वेडनेसडे को। एक होगा सुबह 10 से लेके 10:50 के बीच में, और दूसरा क्लास होगा लंच के बाद 2 से लेके 2:50 के तक। ठीक है, फिर क्लास होगा थर्सडे को जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का होगा। 2 घंटे का कंटिन्यूस क्लास होगा 11:40 से लेके 1:20 तक। तीसरा क्लास होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कि फ्राइडे को होगा, वो होगा 10 से लेके 11:40 तक। और चौथा क्लास होगा स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो कि शनिवार को होगा, वो होगा 11:40 से लेके 1:20 तक। ठीक है, आप ये रूटीन नोट कर लीजिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास, और बाकी जो भी क्लास आपके हैं उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने ये सबको टाइम टेबल शेयर कर दिया है आपके पास, अगर आपके पास पहले से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करें अपना क्लास। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर।
तो आपके पास रूटीन है? नो सर, रूटीन तो नहीं है। आपके पास रूटीन नहीं है तो मैंने आपको रूटीन शेयर कर दिया है, तो आप रूटीन चेक देख लीजिएगा। वैसे ग्रुप पे भी डाल दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी। सब लोग है ना आप लोग क्लास में? यस सर। सोए कोई सो नहीं ना रहा है? नो सर। आवाज किसी का नहीं आ रहा है जब कोई एक जन बोल रहा है यस सर नो सर, बाद बाकी कुछ। यस सर। तबीयत ठीक है ना सबका? बोलो अनिकेत। सबका तबीयत ठीक चल रहा है ना आज? यस सर, यस सर। यस सर, आप ठीक है ना सर? हाँ, कोरोना नहीं ना हुआ किसी को तुम लोग को? नहीं सर, अनिकेत के घर तरफ निकल गया है बहुत ज्यादा। थोड़ा घर हुआ में, तो सर ठीक हो गया सर। घर में रहो, संभल के रहो, कोरोना बहुत खतरनाक है। 10 साल के ऊपर का हर आदमी को हो रहा है। आप भी ओ, सर अच्छे से रहिएगा सर। हम तो घर ही हाँ पे सर, रहते हैं, हम तो घर के बाहर नहीं निकलते हैं, हम तो घर ही पे रहते हैं। एकदम एकदम नहीं निकलिएगा सर। नहीं, हम निकलते भी नहीं है, कोई काम रहेगा तभी निकलते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास हाँ स्ट्रक्चर एनालिसिस का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी पढ़े थे हम लोग। तो डिटर्मिनेसी क्या होता है? डिटर्मिनेसी होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम लोग उसके इंटरनल फोर्सेस या रिएक्शंस को पता कर सकते हैं किस चीज से, सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, नेट आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर, आ रहा है सर सर। आ रहा है सर, आ सर। रहा है सर, आ रहा है सर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हुआ जिसका एनालिसिस या जिसका इंटरनल फोर्स का जो कैलकुलेशन है वो हम लोग सिर्फ इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर टू डायमेंशनल बॉडी रहेगा तो उसमें जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहता है वो 3 होता है। वो कौन कौन सा होता है? पहला होता है तो उसमें होता है पहला कि जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उसका समेशन 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस होना चाहिए उसका समेशन 0 होना चाहिए, और जो मोमेंट होना चाहिए जेड डायरेक्शन में वो होना चाहिए 0। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना निकल गया? नंबर ऑफ इक्वेशंस निकल गया 3, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। जब हम 3 डायमेंशन में जब हम जाते हैं तो 3 डायमेंशन में हमारा 6 इक्विलिब्रियम का इक्वेशन आता है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 2 डायमेंशन में कितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहता है? तो 2 डायमेंशन में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 रहेगा, और 3 डायमेंशन में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 रहेगा। अब हम आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम आपने सबने पढ़ा होगा 10th के बाद 11th 12th में कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या चाहिए? किसी भी एक बड़े स्ट्रक्चर को या किसी भी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को उसके लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करने का तरीका होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या दिखाता है? उस बॉडी पे जो भी वो बॉडी है, उस बॉडी पे जो भी 3 डायमेंशनल बॉडी है उसको जब आप 2D में कन्वर्ट करते हैं तो उस बॉडी पे क्या क्या रिएक्शंस लग रहा है वो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे दिखाते हैं। जैसे क्या है, मेरा कोई भी स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को पहले मैंने 2 डायमेंशन में मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल एक सर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज कट रहा है सर आपका। आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है। ठीक है, एक मिनट। सर सही से आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है आवाज? ऑफ कर दीजिए ना सर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा था हाँ सर। सर, वीडियो ऑफ कर दीजिए ना आप अपना। आवाज आ रहा है अब? यस सर। सर।
आ रहा है? फिर से सर बताइए सर, एफबीडी सर फिर से बताइए सर। एफबीडी क्या होता है कि जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं और उस 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद उस पे जो भी फोर्सेस लग रहा है उस फोर्सेस को हम लोग दिखाते हैं, उसको एफबीडी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि एफबीडी क्या है, इट लीड्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल लोड ऑन द स्ट्रक्चर, आइसोलेट द स्ट्रक्चर एंड सो ओनली द एक्सटर्नल लोड एंड ऑल इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑन इट। ठीक है, क्या क्या कहना चाह रहा है कि जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है, पहली बात कि तुम कभी भी एफबीडी कैसे बनाते हो। अब अगर टेबल का एफबीडी बनाना है तो टेबल को क्या करोगे, पहले तुम लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करके दिखाओगे। ठीक है, जैसे कि टेबल तुम्हारा चौखट रहता है तो तुम उसको ऐसे दिखाते हो ना, टेबल को इस तरह से तुम टेबल दिखा दिए। अब इस टेबल को तुम कहाँ पे रखे हो, किसी फ्लोर पे रखे हो, तो ये फ्लोर हो गया, ये नीचे का फ्लोर हो गया। तो इस तरह से करके तुम दिखाते हो, तो ये हो गया उसको पहले लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करना किसी बॉडी को। फिर उस बॉडी पे तुम क्या करोगे, एक्सटर्नल लोड दिखाओगे कि यहाँ पे तुम कोई सामान रखे, ये इसका एक्सटर्नल लोड हो गया, ये इसका रिएक्शन, यहाँ से गया इसका रिएक्शन। तो ये हो गया क्या, एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम में अब जब हम स्ट्रक्चर के केस में आते हैं तो स्ट्रक्चर के केस में हमारा सपोर्ट का कंडीशन 3 होता है। कितना सपोर्ट कंडीशंस होता है, जनरली 3 तरह का सपोर्ट रहता है। पहला होता है फिक्स सपोर्ट, दूसरा होता है रिजिड फिक्स सपोर्ट होता है, दूसरा होता है हिंज, और तीसरा होता है रोलर सपोर्ट। तो तुम्हारा हिंज का केस ये हो गया, ये हिंज का केस है। इसमें क्या सॉरी ये है रोलर का, हिंज का केस है। यहाँ हिंज के केस में क्या होता है कि इसमें एक तुम्हारा वर्टिकल रिएक्शन रहता है और एक इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस रहता है। इसमें 2 रिएक्शंस काम करता है। इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ स्लाइड में लेके जाते हैं। देखो सपोर्ट्स होता है 3 तरह का होता है। दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। जो हम लाल रंग से लिख रहे हैं वो दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। हाँ सर, दिख रहा सर। तो पहला जो सपोर्ट का कंडीशन होता है वो फिक्स सपोर्ट रहता है। फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट रहता है। इसको हम लोग बिल्ट इन सपोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका जो अगर तुम डायग्राम देखोगे तो वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से तुमको दिखेगा, ये फिक्स्ड होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो फिक्स्ड में क्या होता है, इसमें 3 रिएक्शन काम करता है। एक होता है वर्टिकल रिएक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक होता है मोमेंट। ये एक होता है मोमेंट। ये सब क्या है, ये सब रिएक्टिव फोर्स है। ये कब जनरेट होता है, ये तब जनरेट होता है जब इस पे कोई लोड काम करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक फिक्स्ड बीम है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, 2 सपोर्ट का कंडीशन है, ये मेरा एक फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे एक बीम रखे हुए और यहाँ पर हम एक लोड दे रहे हैं। तो ये लोड जब यहाँ पर जाएगा तो इस लोड को क्या करते हैं, एक यहाँ से रिएक्शन आएगा, एक यहाँ से रिएक्शन आएगा। ठीक है, 2 वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, ये 3 तरह का, ये दोनों साइड में तुम्हारा 3 तरह का रिएक्शन जनरेट होगा। ये फिक्स सपोर्ट के केस में हो गया। दूसरा कौन सा केस हो गया, दूसरा तुम्हारा हो गया हिंज का केस। हिंज के केस में क्या होता है, हिंज का केस तुमको हम समझाते कहाँ होता है, जब भी तुम पुल का कंस्ट्रक्शन देखते हो ना, तो पुल के कंस्ट्रक्शन पे देखना क्या करता है कि जो पुल का जो बीम रहता है, जो बड़ा बड़ा जो पुल का जो गार्डर रहता है, जिसको हम लोग गार्डर्स कहते हैं, जिसको हम लोग गार्डर कहते हैं, वो गार्डर को क्या करता है, ले जाके वो जो 2 पाया रहता है, पाया के ऊपर रख देता है। ये जो पाया रहता है, फाउंडेशन रहता है, जिसको हम लोग अब पियर कहते हैं, इस पियर के ऊपर, हाँ पिलर नहीं पियर, इस पियर के ऊपर हम लोग ले जाके रख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो तुमको जो सपोर्ट कंडीशन रहता है, यहाँ पर तुमको रहता है हिंज कंडीशन। हिंज में क्या होता है कि जस्ट जाके उसके ऊपर रख देता है। नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो तुमको उसमें फिगर दिखा देंगे कि वहां पर किस तरह से वो हिंज को फैब्रिकेट करता है। ठीक है,
तो हिंज सपोर्ट में क्या होता है, हिंज सपोर्ट में तुमको इस तरह से रहेगा वो। अब हिंज सपोर्ट का बेनिफिट और क्या बेनिफिट रहता है, हिंज सपोर्ट में होता है कि अगर कभी भी कोई लोड अगर आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर तुमको मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, पर हाँ तुमको ये अलाउ करेगा कि यहाँ पे ये स्लोप बना दे। तो अगर ये मेरा कोई बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अभी सिंपली सपोर्टेड बीम में तुम यहाँ पर लोड दे रहे हो, ठीक है ना, तो जो इसका जो केस होगा ना, इसमें तुमको हिंज के केस में ये तुमको रोटेशन अलाउ करेगा, यानी कि यहाँ पर ये अपने ये इस तरह से डिफॉर्म कर सकता है, ठीक है। मगर यही चीज, ये जो रोटेशन है ये यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर जो फिक्स्ड सपोर्ट था उसमें ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करता। तो यानी कि इस केस में जो स्लोप था वो तुम्हारा 0 था, मगर इस केस में स्लोप होगा, इस केस में स्लोप होगा। ये स्लोप क्या हो सकता है, ये थीटा ए हो सकता है, इस इधर के केस में ये थीटा बी हो सकता है। तो फिक्स्ड सपोर्ट के केस में तुमको रोटेशन अलाउ होता है, रोटेशन फिक्स्ड केस के में अलाउ नहीं होता, रोटेशन भी नहीं होगा और ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों ही नहीं होगा। मगर तुम्हारा हिंज के केस में रोटेशन अलाउ होगा और ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन का मतलब अपनी जगह से इधर से उधर चेंज होना। अब यहाँ पर ये बताओ कि हिंज में कभी भी ये हिंज नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता, ये हिंज ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। हाँ, मगर रोलर में क्या होगा, रोलर में मूवमेंट हो सकता है, रोलर भी कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है, मगर ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर एक चीज पूछें? हाँ पूछो। सर अगर ये स्लोप बनेगा हिंज में तो जो मेरा गार्डनर है वो टूट नहीं जाएगा, वो तो कंक्रीट का ना रहता है। ये इतना जितना तुमको यहाँ फिगर में दिख रहा है उतना स्लोप नहीं बनता, बहुत कम स्लोप बनता है, बनता हर गार्डन में, पर वो इतना कम होता है कि तुमको दिखता नहीं है, उतना वो उतना परमिसिबल डिफ्लेक्शन हम लोग अलाउ करते हैं। आरसीसी बीम पढ़े हैं आप लोग में से कोई? नहीं सर। आरसीसी नहीं पढ़े हैं? तो आरसीसी में क्या होता है कि एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर सर्विसिबिलिटी का कंडीशन रहेगा तो सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में जो आपको जो डिफ्लेक्शन रहता है L/D का रेशियो, यानी कि लेंथ स्पैन का जो लेंथ रहता है वो, और जो बीम का जो डेप्थ है, उन दोनों के बीच का जो डिफ्लेक्शन का जो रेशियो रहता है वो 20 रहता है। ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि आपका डिफ्लेक्शन का प्रोविजन रहे। कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, आरसीसी का बनाइए या स्टील का बनाइए, वो कुछ तो वो डिफ्लेक्ट करता है, अगर वो फिक्स्ड का केस का सपोर्ट नहीं है, यानी कि अगर उसमें सपोर्ट अगर फिक्स्ड नहीं है तो उसमें डिफ्लेक्शन तो होगा ही। अब वो डिफ्लेक्शन कितना होगा वो उस स्ट्रक्चर के मटेरियल के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन का प्रोविजन हर में रहता है, टूटता नहीं है। इसी कारण से जो कहा जाता है कि ना कि कुछ हद तक डिफ्लेक्शन होना जरूरी है। आरसीसी जब आप लोग आगे पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग जो नया जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसको हम लोग इसी तरह से बनाते हैं कि उसका जो मेंबर रहे वो डक्टाइल रहे, ठीक है ना। डक्टाइल मतलब वो लार्ज डिफॉर्मेशन शो करे। अगर ज्यादा भी अगर स्टिफ मेंबर रहेगा तो अगर स्ट्रेस ज्यादा होगे तो वो अचानक टूट जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि आदमी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, पता चलेगा कि मेंबर अचानक क्रश कर गया और आदमी के ऊपर ही आके बीम और रूफ गिर गया। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग डिफ्लेक्शन का प्रोविजन देते हैं, पर डिफ्लेक्शन का भी प्रोविजन लिमिट स्टेट के अनुसार होना चाहिए कि इस लिमिट के ऊपर मेरा डिफ्लेक्शन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका सर्विसिबिलिटी कंडीशन और कोलैप्स के कंडीशन को दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं। सर्विसिबिलिटी का कंडीशन क्या होता है? सर्विसिबिलिटी का कंडीशन वो कंडीशन होता है, सर्विसिबिलिटी का कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें कि स्ट्रक्चर सर्विस में रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्डिंग में हैं और बहुत ज्यादा ही फ्लोर क्या बोलते हैं डिफ्लेक्ट कर गया। अगर बिल्डिंग में है या क्या ब्रिज में है तो उसमें अगर ज्यादा ही अगर क्या बोलते हैं अगर स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो वो तो क्या बोलते हैं उसके
उस पर जो भी गाड़ी चलेगी उसको तो वो डिस्टर्ब करेगा ना। मान लीजिए कि आप गांधी सेतु से जा रहे हैं और गांधी सेतु में पुल बहुत ज्यादा ही कहीं पे धंसा हुआ है या पुल बहुत ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है, तो उसमें तो आपको गाड़ी चलाने में ना अनकंफर्टेबल होगा। तो स्ट्रक्चर का डिफ्लेक्शन का हर जगह प्रोविजन रहता है और हर जगह स्लोप बनता है, पर वो स्लोप इतना नेग्लिजिबल रहता है कि आप उसको महसूस नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। स्ट्रक्चर अगर सर। कभी, हाँ बोलिए। सर हिंज का स्लोप सर फिर से बताइए सर। हिंज का स्लोप सर जो बताए हैं सर, इसमें क्या बताएं एक बताइए बार आप। फिर से सर। सर इसमें जो थीटा एंगल लिए ना सर, जो आप बोले कि इसमें रोटेशन होगा सर, सर इसमें कैसे मतलब रोटेशन हो रहा है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है बता रहे हैं। ये फिक्स्ड का केस है। इसमें आपको 3 रिएक्शंस होगा। ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन आया वर्टिकल में, एक आया हॉरिजॉन्टल में। आप लोग का एक लिंक और भेजेंगे ग्रुप पे भी 5 मिनट बाद, उस पर आप लोग क्लिक करके दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। और ये आया एक, यहाँ पर आपको 3 आया, वर्टिकल एट ए, हॉरिजॉन्टल एट ए और मोमेंट एट ए। ठीक है। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर एक ये आया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एट बी, हॉरिजॉन्टल एट बी और मोमेंट एट बी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाइएगा, डिफ्लेक्टेड शेप बनाइएगा तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ये स्लोप है, एंड में जो स्लोप है यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है यानी कि थीटा है एट ए इज इक्वल टू थीटा एट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है। ये हुआ इसका डिफ्लेक्टेड शेप। दूसरा केस हम बात करते हैं किसका, दूसरा हम बात कर लेते हैं हिंज का केस। हिंज के केस में क्या होता है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे कोई लोड लग रहा है पी। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इसका रोटेशन अलाउ कर रहा है। रोटेशन मतलब ये इसको रोटेट करने के लिए जगह दे रहा है। रोटेट करने जगह देना मतलब यहाँ पर ये इसको किसी तरह का रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है, मतलब रुकावट नहीं कर रहा है। अब आप हिंज में देखो, इसको एग्जांपल देने के लिए अपने हाथ के दोनों उंगली पे एक पेन रखो, ठीक है ना, और इसको जस्ट उंगली से पकड़ो, तो ये तुमको रोटेशन अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। मगर अगर तुम इसको बिल्ट कर दोगे, इसको चारों तरफ से पैक कर दोगे, तो ये क्या है, यहाँ पे किसी तरह का रोटेशन अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये रोटेशन अलाउ नहीं कर रहा है।
समझ में आ यस रहा सर, है? आ गया सर। यहाँ पर Yes, sir. यहाँ पर ये रोटेशन अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। इसको एग्जांपल से और अगर ज्यादा बढ़िया समझना है तो अपने हाथ के दोनों उंगली में पेन पकड़ लो, ठीक है ना, और देखो कि क्या बोलते हैं। अगर तुम उसको हिंज की तरफ पकड़ते हो तो उसमें रोटेशन होता है या नहीं होता, उसमें रोटेशन होगा। मगर अगर तुम उसको बढ़िया से फिक्स कर दोगे तो फिक्स करोगे तो उसमें किसी तरह का रोटेशन नहीं होगा, और क्योंकि उसमें किसी तरह का रोटेशन नहीं हो रहा है तो वहां पर वो स्लोप तुम्हारा नहीं बन रहा है फिक्स्ड के केस में। मगर इसमें क्योंकि यहाँ पर ये रोटेट करने के लिए तुमको हेल्प कर रहा है, यानी कि बीम यहाँ नीचे रोटेट कर सकता है, इसी कारण से तुमको यहाँ पर ये स्लोप बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया। और फिर उसके बाद मगर इसमें एक चीज होगा कि इसमें तुम कभी भी सपोर्ट आगे पीछे नहीं जाएगा, ना तो ये इसको इधर जाने देगा ना तो इसको ऊपर जाने देगा, इसका दोनों तरफ का मूवमेंट बंद कर देगा। मगर रोलर के केस में क्या होगा, इसमें किसी एक यूनि डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेगा। तो इस केस में कहां पर करेगा, इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट पे तुमको कहां पर रिस्ट्रेन आ रहा है, रिस्ट्रेन मतलब कहां पर तुमको ये रुकावट पैदा कर रहा है। रोलर कहां तुमको रुकावट पैदा कर रहा है, रोलर तुमको रिएक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इसके नॉर्मल में कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरह से रोलर है, देखो ये रोलर है। अब बताओ कि ये रोलर किधर घूम सकता है, किस तरफ जाने के लिए फ्री है, कौन सा डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर दो ऊपर डायरेक्शन नीचे सर। हाँ ऊपर नीचे, तो कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए या एक्स डायरेक्शन में? वाई वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में फ्री है वाई डायरेक्शन। और कौन सा डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है? जेड और एक्स। एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो जो तुम्हारा जो रिएक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में डेवलप करेगा? एक्स डायरेक्शन। एक्स ठीक में। है, समझ में आ गया यहाँ तक बात? यस सर। अब हम बात तो कहने का मतलब ये है कि सर फिक्स में तीनों चीज काम करेगा। हाँ फिक्स में तीनों चीज काम करेगा। हिंग में केवल मोमेंट काम नहीं करेगा और रोलर में केवल एक ही डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में हमको मिलेगा सपोर्ट रिएक्शन, और कुछ नहीं। एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, वो रोलर तुम्हारा कहाँ लगा हुआ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। रखा रहेगा वैसा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर मतलब मोमेंट हिंग और रोलर में नहीं मिलेगा ना सर? नहीं, मोमेंट हिंज और रोलर में नहीं मिलता, ये मोमेंटलेस होता है। हेलो, नहीं मिलेगा, मोमेंट और हिंज नहीं मिलेगा रोलर के केस। ओके सर। रोलर और हिंज में मोमेंट नहीं मिलेगा, ये मोमेंटलेस होता है, इसमें किसी तरह का मोमेंट जनरेट नहीं होगा। खुद ही सोचो ना कि अगर हिंज पॉइंट है तो वहां पर मोमेंट कहाँ से होगा? मोमेंट कब जनरेट होता है किसी चीज में? जब वहां पर प्रतिरोध लगेगा उसमें जब वो घूमने का कोशिश करता है। हाँ वो घूमने का कोशिश करता है पर घूम क्या नहीं लगता पाता है सर? घूमने का कोशिश करता है पर घूम नहीं पाता है, तब मोमेंट जनरेट होता है उसके अंदर में। अच्छा सर। बीम हाँ, मोमेंट होता है घूम घूमने। जाता है। मोमेंट ऐसे अगर तुम फिजिक्स के तरह से देखोगे तो मोमेंट तब होता है जब घूमता है, ठीक है ना, तब मोमेंट होता है। मगर यहाँ पे तुम्हारा रिएक्टिव मोमेंट हो रहा है। सुनो, स्ट्रक्चर में तुम्हारा स्ट्रक्चर में जो तुम्हारा मोमेंट जनरेट हो रहा है वो रिएक्शन वाला मोमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, वो उसके रिएक्शन में जनरेट कर रहा है। समझ में आ रहा है तुमको कहने का मतलब? क्योंकि तुमको यहाँ पे तुम इसको रोक दिए हो घूमने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ पे इसको रोक दिए हो घूमने के लिए, इस कारण से यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट हो रहा है जो कि इसका इंटरनल में जनरेट हो रहा है। इंटरनली मोमेंट जनरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको रेजिस्ट करने के लिए कि ये घूमे नहीं। अच्छा सर, मतलब दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है ना सर? कैसे कैंसिल आउट हो गया? मतलब एक तरफ से फोर्स लगा और वो मोमेंट में घूम गया तो रिएक्टिव फोर्स जीरो रहा। कैसे जीरो रहा? कौन बोल रहा है जी बीच में? मतलब सर पता नहीं, कोई बोल रहा है सर, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि ऋतु राज करके है क्या, देखो सुनो क्या हो रहा है कि जब भी तुम अगर लोड लगा रहे हो उस लोड, देखो मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता, वो मोमेंट जनरेट करता है। वही तो तुमको मोमेंट कैलकुलेट करना है, कितना मोमेंट जनरेट हो रहा किसी पर्टिकुलर लोड लगाने पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इस बीम के केस में देखोगे, यहाँ पर तुम कोई लोड लगा रहे हो, ठीक है,
यहाँ पर मान लो कि तुम 10 टन का लोड लगा रहे हो, तो ये जो 10 टन का लोड लगा रहे हो, तो इसके चलते कोई मोमेंट तो जनरेट हो रहा होगा ना इस एंड पे, इस एंड पे कोई मोमेंट जनरेट हो रहा होगा ना। यस सर। तो तुमको वही मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो यही मोमेंट तुमको कैलकुलेट करना है कि ये मोमेंट कितना है, ठीक है, यही होता है यहाँ पर। तो सर उस तरह अगर हम देखें तो हिंग में और रोलर में भी तो होगा। क्यों होगा हिंज और, तो यहाँ पर तो ये तुमको रोक रहा है, इस कारण से मोमेंट जनरेट रहा है, यहाँ तुमको थोड़ी रोक रहा है क्या बोलते हैं घूमने से, यहाँ तो तुमको घूमने अच्छा के लिए अलाउ सर, कर ही रहा है। वो फिगर में बताइएगा ना कि वो क्यों घूम जाता है, ठीक है सर। क्या कल क्या? जो बोले थे ना फिगर दिखाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अब तुम्हारा एक दूसरा लिंक दे रहे हैं, उस लिंक का आना, ठीक है। हाँ सर। ये खत्म हो रहा है, ठीक है ना। सर ये रोलर वाला बता दीजिए। हाँ नेक्स्ट अभी आ रहा है, बस तुरंत आ रहा है बस।